रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। लाइवली लम्हे में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारत हमारा देश है और हम सभी को इस पर बहुत अपनी महान सभ्यता पर गर्व भी महसूस होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक डार्क हिस्ट्री भी है कि 1200 वर्ष तक हम गुलामी के शिकार रहे और आज भी हम गुलामी की मानसिकता से आजाद नहीं हुए। और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट तो बात यह है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है उसे हमारे इस इतिहास के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो हम लोगों ने तो जो भुगता इंडिया में, भारत में, जो हम लोगों के साथ किया अंग्रेजों ने, मुगलों ने या और इन्वेडर्स ने, लेकिन इसके साथ साथ एक हिडन, एक जो डार्क हिस्ट्री है, उसी पर आज हम बात करेंगे। और इस बात पर जो चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट है आज, वो है दिलीप गिरी जी। सो दिलीप गिरी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत लाइवली लम्हे में रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। सर, आपका आज ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ये जानना हमें मिलेगा पहली बार कि जो जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं, दिलीप जी जर्नलिस्ट है और महुआ टीवी से उन्होंने अपना स्टार्टिंग किया करियर का, लेकिन आज वो जो कार्य कर रहे हैं वो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। गिरमिटिया फाउंडेशन के संस्थापक है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है दिलीप जी कि जो ये गिरमिटिया फाउंडेशन है तो इसका क्या इतिहास है, कहाँ से शुरुआत होती है, कृपया बताइए प्लीज। हाँ, सबसे पहले नमस्ते और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा कि आपने इस विषय पे चर्चा करने के लिए एक समय निकाला और इसके महत्व को समझते हुए इस पे आपने चर्चा करने की सहमति दी। सबसे पहले बड़ी बात है कि भारत में कई तरह के इतिहास रहे हैं, जिनमें गिरमिटिया भी एक प्रमुख इतिहास रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस इतिहास पे कोई ना ही चर्चा है, ना ही हमारे शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में इस पे किसी तरह का कोई आ, चर्चा होता है, ना ही इस पे किसी तरह की कोई बड़ी रिसर्च का काम है। अमूमन गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट शब्द से आया है। भारत में पलायन के कई दौर रहे हैं, जब समय समय पे लोग भारत से पलायन करके कई दूसरे देशों में रोजगार हो, या फिर मुगलों के अत्याचार के समय, या उससे भी पहले कह सकते हैं जब भारत में बौद्धकालीन समय था, जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय भी लोग भारत से माइग्रेट करके कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए। लेकिन समय के साथ जो जहां गए वहीं रच बस गए, और भारतीय सभ्यता संस्कृति से वो विलुप्त हो गए, कट गए, उससे उनकी कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन गिरमिटिया एक ऐसा इतिहास है जो बेहद ही विषम परिस्थिति में, बेहद ही संकट के दौर में भारत से मजबूरी में अंग्रेजों द्वारा बरगला कर ले गए, उन्हें झूठे सपने दिखाए गए, और जिसे आज आप मॉरिशस, फिजी, त्रिनाड एंड टोबैगो, जमैका, सुरीनाम, गुयेना, इस तरह के तमाम आइलैंड है। आप देखते होंगे कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में कई भारतीय नाम से क्रिकेट प्लेयर हैं, जैसे रामदीन गंगा है, राम नरेश सरवन है। ऐसे प्रसिद्ध जो क्रिकेटर है, नोबेल विजेता है बीएस नैपाल, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ऐसे तमाम बड़ी हस्तियों के संबंध जो भारत से रहा है। लेकिन जिस इतिहास पे आज हम चर्चा करने बैठे हैं, उस इतिहास का नाम है गिरमिटिया। गिरमिटिया क्या है, यह सबसे पहले लोगों को समझना जरूरी है, और हम गिरमिटिया पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट शब्द से आया, और या यूं कहें कि एग्रीमेंट शब्द का बिगड़ा हुआ नाम गिरमिटिया है। जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और पूरी दुनिया में दास प्रथा, गुलामी प्रथा जब 1820 में बंद हुई या उसके आसपास बंद हुआ, क्योंकि अधिकतर दास प्रथा और गुलामी प्रथा में काले लोग लाए जाते थे, अंग्रेजों द्वारा उन्हें रस्सियों में सिक्कर में बांध करके लाए जाते थे, और इस अमानवीय यातना के खिलाफ जब पूरी दुनिया में आवाज उठी तो अंग्रेजों ने इस परंपरा को बंद किया। लेकिन अंग्रेज तो आखिर अंग्रेज थे, उन्हें गुलाम चाहिए, और लेकिन सस्ते चाहिए और बड़ी संख्या में चाहिए। उस समय भारत में भी उनका शासन था, और जो आज मॉरिशस है, फिजी और तमाम कैरेबियन कंट्री हैं, ये सारे देश भी उस समय अंग्रेजों के अधीन थे। तो इन्होंने भारत में तरकीब निकाली, खास करके इस प्रथा की शुरुआत हालांकि
पश्चिम और दक्षिण के राज्यों से भी हुआ, जैसे मद्रास है, महाराष्ट्र है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत सफल नहीं हुए। और एग्रीमेंट सब में जो मैं चर्चा कर रहा था, एग्रीमेंट सब पे, तो वहां पे जब इन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ी और अफ्रीका से दास लोगों का आना जब बंद हो गया, तो भारत में इन्होंने अपने एजेंट बनाया। मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय अरकाटी कहा जाता था। इन्होंने अपने दलालों को छोड़ा। और वह ऐसा दौर था कि भारत में अकाल, गरीबी और भुखमरी का दौर था, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में। जमींदारी प्रथा थी, गरीब लोगों के पास खेती लायक उतनी जमीन नहीं होती थी जिनसे उनका जीवन यापन चलते। और बहुत तरह की सामाजिक विकट परिस्थितियां थी, जिसमें लोगों का जीवन बहुत ही संकटपूर्ण था। तो अंग्रेजों ने इसी का लाभ उठाया और अपने लोगों के माध्यम से, जो अरकाटी थे, जो दलाल थे, उनके माध्यम से ये मैसेज दिलवाया। जब कोई समाज में मजबूर और दबा कुचला दिखता था, जो परेशान दिखता था, अरकाटी उनको समझाते थे कि आप यहाँ क्या मर रहे हो, खप रहे हो, आप चलो यहाँ से दूसरे देश आपको लेकर के चलते हैं। महज 5 साल नौकरी करना और बहुत सारा धन अर्जित करके आप भारत आ जाएंगे, आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लोग मजबूर थे। स्वाभाविक सी बात थी जब उनके सामने इस तरह के प्रस्ताव आते थे कि भैया यहाँ जी हम मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज है, हम किसी देश जाएंगे, हम पैसा कमा करके आएंगे। अरकाटी उन्हें समझाते थे कि 5 साल में वहां जाना है और पत्थरों के नीचे काले काले पत्थरों के पहाड़ है और उसके नीचे सोना है। आप उनको खोदोगे और सोना निकालोगे, कमा करके आ जाओगे। लेकिन जी हकीकत ऐसा नहीं था। और समाज का वो ऐसा वर्ग था जिसे एक जिले से छोड़कर के दूसरे जिले के बारे में जानकारियां नहीं थी। यह दौर 19वीं शताब्दी का था। लोग उन दलालों के चंगुल में फंसे। लेकिन ले ऐसे नहीं जा सकते थे, तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली कि एक सादे कागज पे उनसे साइन कराया जाता था और अंगूठे लगाए जाते थे। जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते थे कि, और जज जब उनसे पूछता था कि आप इस एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने स्वेच्छा से, तो इसके जी पहले ही उनको दलाल समझाते थे कि भैया, जो आप कहेंगे वहां पे जज जो पूछेगा आप सब में हाँ करना, ना करोगे हम्म तो आपको सजा होगी। लोगों को जी मालूम नहीं था कि कोर्ट कचहरी क्या होती है, पुलिस के नाम पे लोगों के अंदर बहुत तरह का डर था। स्थिति ऐसी बनी कि धीरे 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 करके लोगों को वहां पे साइन करा करके कोलकाता डिपो लाया जाता था। अब जो सिग्नेचर कराया जाता था, जो एग्रीमेंट फॉर्म भरवाया जाता था, लोगों को जी वह एग्रीमेंट करने नहीं आता था। तो उस एग्रीमेंट को लोग गिरमिट कहते थे, उसका गिरमिट करने लगे और बाद में वही एग्रीमेंट शब्द गिरमिटिया हो गया। यानी जी आप कह सकते हैं कि 5 साल की एग्रीमेंट प्रथा के तहत जो भारतीय मजदूर मॉरिशस, सूरीनाम और कई अफ्रीकन कंट्री कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के डरबन और नटाल शहर में आप जाएंगे तो वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी 50% भारतीय ओरिजिन लोगों का है, जिसकी चौथी और पांचवी पीढ़ी गई है। लेकिन जो लोग गए थे भारत से बेहद गरीबी और कष्ट में गए थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पे गए थे। तो ये जी इतिहास रहा है। तो गिरमिटिया शब्द जो आया है, एग्रीमेंट शब्द से आया है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा छल और ठग करके जिन भारतीय मजदूरों को भारत से 7 समुंदर पार ले जाया गया मजदूरी कराने के लिए, सुनहरे सपने दिखा करके, लेकिन वह पूरा सपना ही था, उनके साथ झूठा प्रलोभन था उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। वैसे एक बड़े समाज को हम गिरमिटिया कहते हैं, जो आज वर्तमान में मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, जमैका, डरबन के नटाल, दक्षिण अफ्रीका के डरबन और नटाल शहर में हमारे जी भारतीय पूर्वज जो 150 साल पहले, लगभग 200 साल पहले गए, उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी आज उन देशों में रही है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1834 में हुई, जब 1820 में दास प्रथा, गुलामी प्रथा बंद हो गई, पूरी दुनिया स्लेवरी बंद हो गया। तो जी अंग्रेजों ने एग्रीमेंट वाला जो प्रोसेस था 5 साल का, ये हम्म सिस्टम में लाया और इसकी शुरुआत 1834 में आई। और भारत से पहली जो गिरमिटिया मजदूरों का जत्था था, वह कलकत्ता से सवार होकर के मॉरिशस के लिए गया और वहां पे 2 नवंबर 1834 को वहां पहुंचा पहला मजदूरों का जो जत्था था। आई थिंक उस जहाज का नाम एटलस जहाज था, जिसमें पहली बार भारतीय मजदूर 3 महीने की समुद्री यात्रा, 2.5-3 महीने की समुद्री कठिन यात्रा तय करके वहां पे पहुंचे थे। तो जी गिरमिटिया शब्द और गिरमिटिया कहाँ से आया, उसका मूल स्वरूप यही। जी तो सर ये जो आपने बताया सच में जैसे ही मेरे को पता चला फर्स्ट टाइम आपसे, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ आमंत्रित करूँ इस प्रोग्राम में, और जिससे और लोगों को भी जो हमारी तरफ के हैं, जो जितना जहां तक हम पहुंचा सकते हैं इस बात को पहुंचाए। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि आप इससे कैसे जुड़े, इस गिरमिट, और कैसे आपके मन में विचार आया गिरमिट या फाउंडेशन स्टार्ट करने का। क्योंकि मैंने वो मूवी देखी थी, आपने जो लिंक भेजा हुआ था, तो वो मैंने देखा, तो उसे देखकर ही एक वानगी थी कि कितना कष्ट सहा होगा उन लोगों ने। देखिए, गिरमिटिया फाउंडेशन की शुरुआत करने के पीछे भी एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना, प्रेरक घटना रही मेरे जीवन में, जिसके बाद मैंने यह तय किया कि गिरमिटिया फाउंडेशन गिरमिटियों को समर्पित एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इस इतिहास के बारे में हमारे वर्तमान पीढ़ी को बताए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस विषम परिस्थिति में हमारे पूर्वज यहाँ से गए, अंग्रेज तो उन्हें गन्ने के खेतों में काम कराने के लिए ले गए और उसे चीनी बना करके यूरोपियन यूनियन बेचते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ, आप इतना ही समझ लीजिए कि जब लोग यहाँ से गए तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह इतनी लंबी यात्रा है। जब कोलकाता में ले जाकर के, उस समय कोलकाता ही राजधानी हुआ करती थी भारत का, और अभी जो वर्तमान में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो एरिया है खिदिरपुर इलाके में, गार्डन रिच रोड उसको कहते हैं, वहां पे विभिन्न देशों के अलग अलग घाट हुआ करते थे उन। और वहां पे जब उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को कलेक्ट करके दलाल वहां भेजते थे, तो उनको अलग अलग देशों के लिए छांटा जाता था, और फिर वहां के कंपनियों के हिसाब से लोगों को एक तरीके से बेचा नहीं जाता। जब वहां लोग पहुंचते थे तो लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। अब यही सोचिए कि हल जोतने की जगह पे कहीं एक तरफ बैल या घोड़ा होता था तो दूसरी तरफ भारतीय मजदूर होते थे। इतनी वेदनापूर्ण और यातनापूर्ण जीवन रहा है। 5 दिनों का राशन दिया जाता था और 1 सप्ताह तक उसमें खाने और जीने का कहा जाता था। कई बार तो लोग 2-2 दिन, 5 दिन में अनाज खत्म हो जाता था और 2 दिन पानी पी करके रह जाते थे, मर जाते थे, खप जाते थे, स्थिति होती थी। महिलाओं की स्थिति यह थी कि जब उन्हें प्रसव का समय आता था, डिलीवरी का समय आता, तो 3 दिन पहले उन्हें छुट्टी दिया जाता था और डिलीवरी के 3 दिन बाद उन्हें खेतों में काम करना होता था। सिस्टम यह हुआ करता था कि एक गिरमिटिया का औलाद, एक गिरमिटिया का बेटा बेटी जैसे 12 साल 13 साल का होगा तो ऑटोमेटिक वो बंधुआ मजदूर गिरमिटिया बन जाएगा और अंग्रेजों के खेतों में उसे काम करना है। मुझे शुरू से इतिहास, आर्ट कल्चर पे रुचि था और मीडिया फील्ड से लंबे समय से आदमी काम करता रहा। 2018 में मॉरिशस से एक परिवार मुझे ऑनलाइन ही जुड़ा और मेरे जर्नलिज्म बैकग्राउंड को देख करके उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमारे पूर्वज भारत से हैं, आप उनके जड़ों को खोजने में मुझे मदद कर सकते हैं क्या। संजोग बस उनकी भी मुंबई यात्रा थी किसी बिजनेस ट्रिप में और मेरा भी वहां था, तो मैं जब वहां गया तो हमारी मुलाकात हुई, हमने बात किया। और जब वो लौट करके, मॉरिशस की रहने वाली है पूरी परिवार, लेकिन अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहते हैं, वहां जाने के बाद अपने पूर्वजों का जो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट था अंग्रेजों का दिया हुआ वो भेजा उन्होंने। और उसमें जो आजमगढ़ जिला, सिकंदरपुर ब्लॉक और डेहवा गांव था। जब मैंने इस पे खोजना शुरू किया तो सिकंदरपुर ब्लॉक वर्तमान में बलिया डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में बलिया डिस्ट्रिक्ट में वो एक डेहवा गांव है। मुझे जब ये टेस्ट हुआ तो मैंने उन्हें सूचित किया और 3 महीना बाद वो लोग फिर से भारत आए। और हम लोग मार्च के महीने में 2019 में फर्स्ट टाइम उस गांव में जब गए, और वहां जब जाने के बाद पूरे गांव के लोगों ने इस पूरे परिवार का जिस तरीके से स्वागत किया, और यह परिवार जब गांव में पहुंचा तो उसकी भावनाएं, उनकी आंखों में उस खुशियों की आंसू आप कह सकते हैं, जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपने आप में भारत का छुपा हुआ एक काला इतिहास है जिसके बारे में हम आम भारतीय नहीं जानते। और जो 20 लाख, लगभग 2 मिलियन मजदूर जो 70-80 सालों के दौरान, मतलब 1834 से लेकर 1917 या 1920 के बीच जिन लोगों को ले जाया गया, उनकी 5वीं पीढ़ी, लगभग चौथी पीढ़ी पूरी दुनिया में लगभग लगभग 10 मिलियन से अधिक की पॉपुलेशन है जिनका ब्लड रिलेशन भारत से जुड़ा हुआ है। जब वो भारत आई तो आप यही समझिए कि उस पूर्वजों की उस पुण्य भूमि, पूर्वजों की पुण्य भूमि उनके लिए मिट्टी चंदन के समान था। उस गांव की मिट्टी, उस खेतों की मिट्टी को उन लोगों ने एक पैकेट में पैक करके लेके गए कि हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इस मिट्टी को देंगे।
जब मिट्टी ले जाने की, क्योंकि जब माइग्रेशन कस्टम में जाता है तो बहुत सारी चीजें अलाउ नहीं है कि आप एक देश से दूसरे देश ले जा सकते हैं। तो उसे ले जाने के उन्होंने सिंदूर में उस मिट्टी को रंगा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, और छोटे छोटे डब्बे में पैक करके लेके गए, और वहां जाकर के अपने सारे रिश्तेदारों को उन्होंने दिया। तो भावुकता यह था। उसके बाद यह रियलाइज हुआ कि हम भारत में रहते हैं, लेकिन हमारा एक और परिवार है जो पूरी दुनिया में है, जो गिरमिटिया परिवार है, जिनके पूर्वज बहुत कष्ट में गए, लेकिन वर्तमान पीढ़ी अपने संघर्ष और अपने ईमानदारी लगन के बदौलत पूरी दुनिया में सफलता के पथ चल रहा है। और आप देखिए कि मॉरिशस की पूरी राजनीति, पूरी पॉलिटिक्स भारत वंशियों के हाथ में, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट इंडियन ओरिजिन लोगों की है। आप जी। सूरीनाम में चले जाइए, गुयाना में चले जाइए, वहां के राष्ट्रपति भारतीय ओरिजिन है। गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर इरफान अली, सूरीनाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोखी। आप त्रिनाड टोबैगो में चली जाइए, जिसे कैरेबियन कंट्री कहते हैं, वहां ऑपोजिशन ऑफ लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विशेषण पूर्वज भारत से रहा है। आप फिजी में चले जाइए, वर्तमान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जिनके पूर्वज भारत से गए थे, बस्ती से या गोंडा से गए थे, उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के पूर्वज बलिया से गए थे। और वहां के जो राष्ट्रपिता है सर शिव सागर राम गुलाम जी, उनके पूर्वज बिहार के आरा से गए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि से गए गिरमिटिया मजदूरों की वर्तमान पीढ़ी जो है, अपने जी। कर्मों से, अपनी ईमानदारी से, अपने समर्पण से मेहनत से। सफलता जी। पूरी दुनिया में ला रहा है। तो यही एक कारण था गिरमेटिया फाउंडेशन के निर्माण का, कि एक बड़ी संख्या है हमारे देश में। देखिए बहुत अनलीगल रिफ्यूजी रह रहे हैं, जिनका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे गिरमिटिया वंशी, आप किसी भी गिरमिटिया परिवार के सदस्य मिलेंगे तो भारत के प्रति उसका इमोशंस जब आप देखेंगे, उसके बातों में, उसके व्यवहार में, तब आप यह रियलाइज कर पाएंगे कि एक गिरमिटिया बंसी होने का एक दर्द और एक इमोशन भारत के प्रति क्या है, वह मिलने के बाद और देखने के बाद ये रियलाइज कर सकते हैं। जिसके बाद ही इस परिवार के सफल उनके गांवों तक पहुंचने की जो यात्रा रही, और जब मैंने उस भावनात्मक पल को वहां मौजूद होकर के देखा, तो मुझे लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए भारत में जो ऐसे परिवारों को मदद करे और एक सेतु की तरह काम करे। क्योंकि भारत एक विशाल देश है। जिस समय लोग 150 साल पहले, लगभग 180 साल पहले जब भारत से लोग गए गिरमिटिया मजदूर पे, तो उस समय एक एक जिले बहुत बड़े होते थे, अब उन जिलों में कई जिले छोटे छोटे हो गए हैं। जी। तो जी। उनके लिए यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हमने फिर इसकी शुरुआत की विधिवत, और अब तक हमने लगभग 150 परिवारों को पूरी दुनिया भर से, जिनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर गए थे, वर्तमान पीढ़ियों को उनके पूर्वजों के गांव तक जोड़ने में सफलता पाया है, और लगातार यह सिलसिला चल रहा ये तो सर आप बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो आपने वर्ड यूज किया ना, सेतु, अपनी जड़ों से जोड़ने का काम। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वृक्ष भी नहीं पनपते यदि अपनी जड़ों से कट जाए। और सबसे बड़ा सैल्यूट उन लोगों के लिए भी है, गिरमिटियास के लिए भी, कि उन्होंने इतनी परेशानियां सही, उसके बाद भी उन्होंने अपनी सभ्यता और अपने देश के लिए जो उनका प्यार है, सम्मान है, वो आज भी कम नहीं हुआ। और और उतना ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं कि आपने, मतलब मैं जो कहूंगी आपको, शायद ये आमने सामने हमारी बातें हो रही हैं तो इसलिए सामने लग सकता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन सच में मैं दिल से कह रही हूँ कि आप एक कर्मयोगी हैं। ऐसे समय में जब हमारे देश में हर इंसान हाथ पे हाथ रख के, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर और सटायर ऐड करूंगी, कि आधे से ज्यादा जो आबादी है ना आज इंडिया की, वो इस तरीके से बैठी हुई है जैसे शादी में आए फूफा जी होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो सिर्फ कमियां निकालने का काम करते, कोई काम नहीं करते। तो आधे से ज्यादा आबादी जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई, सिर्फ सारी बातों के लिए गवर्नमेंट को करती है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इसने ये नहीं किया, फलाने। लेकिन जो कर्म योगियों की जरूरत है, तो जैसे मुझे लगता है मोदी जी है कर्म योगी, और मुझे इसे कहने में, छुपाने में इसमें कोई वो नहीं लगता कि हाँ मोदी जी मुझे कर्म योगी लगते हैं। इतनी सारी आलोचना के बावजूद भी काम करते हैं, ऐसे ही आप मुझे कर्मयोगी लगे। कि मैं समझ सकती हूँ कि शायद रास्ता इतना आसान नहीं है, और अभी शायद आपको कहीं और से सहायता भी नहीं मिल रही है, और उसके बाद भी आपने, जैसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है ना, एकला चलो रे,
तो आपने ये जो इतना बड़ा स्टेप उठाया, जो प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें हम गिरमिटिया कह रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हें कनेक्ट करने का, अपनी जड़ों से मिलाने का जो कार्य जिम्मा आपने लिया हुआ और लगातार ये चल रहा है, तो आप सच्ची में कर्म योगी हैं सर। मैं नमन करती हूँ आपको सच में, यहाँ पर इसके लिए दिल से सम्मान करती हूँ। तो सच इसीलिए मुझे, सच बात है, हाँ जी जी सर। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो ईश्वर भी उसके लिए रास्ते तय करते हैं। जी और यह सच्चाई है कि समर्पित भाव से किया गया हुआ कोई भी काम असफल नहीं होता है। और जी ईश्वर आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए एक 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 रास्ते देते जाते हैं। आपको सिर्फ समर्पित भाव से काम करना है। ठीक। जी सर, तो मैं यही जानना चाहूंगी, आप ये जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारतीयों को, जो प्रवासी भारतीयों को यहाँ से मिलाने का, उनकी अपनी जड़ों से मिलाने का, तो इसमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? और बाकी जो तबके हैं हमारे देश के, उनसे आपको कुछ सहयोग मिला या नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात, एक और बात यहाँ मैं मेंशन करूंगी, कि ऐसे समय जब मीडिया, जिसे हम पेड मीडिया कह रहे हैं, आप भी मीडिया सेक्टर से ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं बिना ये जाने कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यही जानना चाह रही थी कि किस प्रकार की कठिनाइयों का आपने सामना किया ये सारे कार्य करने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए अर्थ तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन अर्थ से पहले आपका लगन, आपका समर्पण किसी भी काम के प्रति सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। और उससे भी महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम जब किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने से आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। जी जब तक आपको किसी काम को करके संतुष्टि नहीं मिलती है, तब तक काम करने की ऊर्जा जो है ना, वो मिलती नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात है कि मुझे यह काम करके बेहद ऊर्जा मिलता है। और यही कारण है कि मैं अपना 100% इस काम को देता हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है जब 4 पीढ़ियों के बाद एक परिवार का सदस्य किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा है और उसे पता चलता है कि हमारे पूर्वज भारत के इस जिले से, इस गांव से आए थे। और मैं जब भारत को उस जिले से, उस गांव में संपर्क करता हूँ कि भैया आपके परिवार से कोई 150 साल पहले कहीं बाहर अंग्रेज लेके गए थे क्या, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मालूम नहीं होता है कि हाँ, हमारे परिवार से कोई कोई ऐसे गया था, किसी को अंग्रेज लेकर के गए थे। तो फिर किसी ना किसी माध्यम से जब ये कंफर्म होता है कि हाँ, इस गांव से कोई गया था, इस परिवार से गया था, जब उसकी वर्तमान पीढ़ियों को पता लगता है कि हाँ, हमारे परिवार से कोई गया था, तो उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज होता है। और उनको विश्वास नहीं होता है कि 4 पीढ़ी के बाद उसके परिवार से गए हुए किसी सदस्य की वर्तमान पीढ़ी दुनिया के किसी कोने में और गांव आना चाहता है, उस परिवार से मिलना चाहता है। तो इन दोनों परिवारों की जो खुशी है मिलने की जो तरफ है, और उसके बाद जो भावनात्मक लगाव, उस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, चुनौती आती है, कई तरह की चुनौती है। पहली चुनौती यह है कि अंग्रेज जब यहाँ से लेकर के गए उन परिवारों को, और जो दलाल होते थे, जो अरकाटी होते थे, उनकी कैसी मानसिकता, आज भी वर्तमान में वैसे लोग हैं, समाज में हमारे वैसे लोग हैं। एक तो लोगों को ठग करके भेजा जाता था, दूसरा उनके जो पते होते थे वो गलत लिखे जाते थे। उनको यह लगता था कि जा करके वहां कमाएगा और पैसा भेजेगा तो पैसा हमारे घर आ जाए, हमें मिल जाए। अब आप सोचिए कि कितनी नीच मानसिकता रही हो। तो वैसे बिल्कुल। परिवारों को खोजना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां जो इंफॉर्मेशन है गलत है, गांव का मैचिंग नहीं है, जिले की मैचिंग नहीं है। तो वैसे परिवार नहीं मिल पाते हैं, गांव नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अगर वैसा परिवार भी भारत आ जाए, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पे उनके साथ वैसा व्यवहार करता हूँ और वैसा समय देता हूँ कि उनको नहीं लगे कि हमारा परिवार का कोई सदस्य भारत में नहीं है। एक परिवार के सदस्य की तरह उनको सम्मान देता हूँ, मिलता हूँ, उन्हें समय देता हूँ। ये एक अलग ही आनंद है। दूसरी चुनौती है कि किसी काम को करने के लिए आर्थिक मजबूरी होती है, हमारे साथ भी है, लगा है, लेकिन चल रहा है। मैं किसी सरकारी संसाधन के सहयोग से नहीं, ना ही मुझे किस तरह की सरकारी फंडिंग है। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय का काम है, वो करता है। लेकिन धरातल पे जो काम करना चाहिए, मैं इस बात को गर्व से कहूंगा कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में गिरमिटिया के रूट सर्च पे अगर कोई काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन तो वो गिरमिटिया फाउंडेशन है। और बड़ी बहुत ही लगन और ईमानदारी से इस काम को कर रहा है। दुर्भाग्य है कि इस काम को करने को लेकर के भारत में भी कई तरह के लोग हैं जो महज 10-20 हजार में अपनी ईमान को बेच देते हैं। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत वैसे लोग सोशल मीडिया पे अपने पूर्वजों की जानकारी के लिए बातें लिखते हैं, शेयर करते हैं। भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनसे संपर्क करते हैं कि मैं खोज दूंगा, मदद कर दूंगा, उसके बदले कुछ पैसा भी लेते हैं। बाद में पता लगता है कि वो आदमी
नहीं है, फोन नहीं उठाता है, कांटेक्ट नहीं करता है, तो इस तरह की परेशानी आती। ये भारत की इमेज को बचाना भी अपने आप में चुनौती है, क्योंकि जो चंद पैसों के लिए स्वार्थी लोग होते हैं, उनके भारत और राष्ट्र की संप्रभुता, उनके मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। उनको 10-20 हजार उस पैसे से मतलब है कि हमने किसी को ठग लिया। 150 साल पहले उनके पूर्वज ठगे गए, और वर्तमान में भी वैसे अरकाटी, मॉडर्न अरकाटी आप कह सकते हैं कि लोगों को ठगते हैं। जी जी जी। तो मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि ऐसे लोगों से बचने का है। आप किसी से काम करिए, ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन से करिए, या आपके देश के जो एम्बेसी है उनके साथ आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि इस पे कौन आदमी काम कर रहा है भारत में, या हमारा विदेश मंत्रालय है, वहां आप संपर्क करिए। ये सारी चीजें होती हैं। चुनौती आती है, लेकिन इन चुनौतियों का जो सबसे बड़ा उपहार मुझे है कि जब मैं दो परिवारों को मिलाता हूँ, उनकी जो खुशियां होती है, स्वेच्छा से उनके तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो बहुत थोड़ा बहुत डोनेशन मिलता है, उससे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कामों को करता हूँ। रूट सर्च के अलावा जो नीडी बच्चे हैं, किसी स्कूल के फीस के बिना उनकी पढ़ाई रुकती है, ड्रेस नहीं है सरकारी स्कूलों में खास करके, तो कई जगहों पे हम लोगों ने एक सेंटर के तौर पे कुछ कुछ जगह को मार्किंग किया, वहां पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो। जी अपने संपर्क में वैसे जो समाज सेवी हैं, जो वैसे लोग हैं जो दूसरे की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, काम करते हैं, जी वैसे लोग मदद लेकर के उन बच्चों की हम लोग मदद भी करते हैं। तो इस तरह के कई काम है। चुनौती यह भी है कि एक बड़ी चुनौती यह है कि लोगों के भीतर आपके प्रति विश्वास कैसे हो, कि आप सही आदमी हैं या गलत आदमी हैं। क्योंकि हम्म। एक जो दूर देश बैठा हुआ है, या तो पहले कभी ठग चुका है, या उसे जानकारी नहीं है हमारे बारे में बिल्कुल। सारी चीज। तो हाँ। लोगों के बीच यह विश्वास पैदा करना कि भैया गिरमिटिया फाउंडेशन भारत में है, आपके लिए ही समर्पित है, आपके लिए ही कर रहा है, आपके हित के लिए ही कर रहा है, इसको स्थापित करने में मुझे लगभग 2 साल लगे। लेकिन आज बेहद गर्व के साथ कहूँ कि दुनिया के किसी कोने में जो गिरमिटिया फाउंडेशन को जानते हैं, गिरमिटिया फाउंडेशन के काम को जानते हैं, बेहद भरोसे के साथ काम देते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जिन देशों में हमारे पूर्वज गए, वर्तमान में उन देशों के जो हाई कमीशन भारत में है, नई दिल्ली में है, उन सभी हाई कमीशन ऑफिस के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, वहां से भी हमें काम मिलता है। तो जब जी किसी देश का राजदूत, किसी देश का हाई कमिश्नर आपके काम को समझता है और प्रमोट करता है, तो यह जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है। और यह ईश्वर का आशीर्वाद मैं मानता हूँ, क्योंकि बिना उसके आशीर्वाद का आप इन चीजों को हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जी। लोगों का विश्वास हासिल करना और उनके हाँ। विश्वास पे खड़ा उतरना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती जी। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा सर कि विश्वास अर्जित करना, सम्मान, प्रेस्टीज अर्जित करना और नाम कमाना, ये तो बहुत ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट का मतलब बड़ी उपलब्धि होती है ये। और इसके साथ जो आपने कहा ना कि जो मैं तो यही कहती हूँ कि जो हमारी गुलामी का जो कारण रहा ना इतने साल तक, चाहे वो गिरमिटिया है हमारे भाई, और या फिर हमारे और जो हम यहाँ पे भारत में ही जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो हमारे भारत के जयचंदों की वजह से ही हुआ। ये जयचंद जो चला आ रहा है ना, तो जयचंद एक सिंबॉलिक नाम हो गया, अब एक जयचंद नहीं था, उसका जो खानदान है ना वो आज तक चला आ रहा है। और ये जो ठगने वाली बात है ना, तो वास्तव में ही इतना सर, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो भारत में ही रहती हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन मैंने भी ऐसे ही भरोसा करके बहुत मतलब ठगा गया है। लेकिन उस समय हम लोग भरोसा करते हैं ना जब हम परेशान होते हैं, तो इंसान में है। समझ सकती हूँ कि जो गिरमिटियां हैं जो इस आज की पीढ़ी है, तो उनका मन करता होगा मिलने का, तो भरोसा कर लेता ना इंसान जब परेशान होता है, इमोशनली वीक होता है, तो वो भरोसा करके जब सामने वाला ठगता है ना, तो वो सोचता है कि मैं ही मतलब सुपर बन गया, लेकिन सच में वो क्या खो रहा होता है यही नहीं उसे पता होता। और जी ऐसे जैसे तो आज भी पाए जाते हैं, और उसी का ही जो ये हम कहे ना दुर्भाग्य है कि आज आप भी देखते होंगे सर कि भारत में रहते हुए भी अभी जो ये समय हमारा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो सिनेरियो देखिए या भारत में देखिए, तो इनमें से हार्डली कितने लोग होंगे कि जो भारत के लिए समर्पित हैं या अपने धर्म के लिए समर्पित हैं। तो ये जो देश को, इसी के साथ साथ यदि आपने ये भी देखा क्या सर कि जैसे आपने अभी ये कहा कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये भारत को जो तोड़ने की जो साजिशें चल रही है ना एक तरीके से, तो उसका कैसे आप बता सकते हैं कि कुछ आपको लगता है कि क्या होना चाहिए वर्तमान समय में नीतिगत स्तर पर या समाज में?
इसके लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए क्या, समाज को जागरूक करने का कार्य? देखिए क्या है कि मैं गिरमिटियों का एक उदाहरण देता हूँ कि पूरी दुनिया में चले जाइए, और मैंने रियलाइज किया है जब दुनिया भर के लोग हमसे संपर्क करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, दुर्भाग्य है कि एक भारतीय भारत के महत्व को नहीं समझता कि भारत कितना विशाल देश है। भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी विशाल, उदारवादी, सांस्कृतिक रही है, कितना जी। ठोस और मजबूत गौरवशाली इतिहास रहा है। क्योंकि आजादी के बाद जिस तरह से इतिहास हमें पढ़ाया गया, एक तरह से मानसिक गुलाम बनाकर के रखने की जो शिक्षा पद्धति, मैं मानता हूं कि रहा, सबकी अपनी अपनी ख्याल हो सकती है, मैं मानता हूं कि रहा, उससे आज भी हम पूरी तरह से उबर नहीं पाए। हम सोचते हैं कि एक बार अमेरिका में घूम लेता, इंग्लैंड घूम लेता, फ्रांस घूम लेता, ये कंट्री घूम लेता, वो कंट्री घूम लेता। लेकिन जब उन देशों के लोगों से आप बात करेंगे, मिलेगी ना, तो अधिकतर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग भारत आना चाहते हैं, भारत रहना चाहते हैं, भारत को देखना समझना चाहते हैं। जो थोड़ी बहुत उनकी जानकारी भारत के बारे में है, उसी जानकारी के आधार पे भारत के प्रति उनके मन में जो प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, समर्पण है, वह बात करके महसूस होता है। कई साउथ अफ्रीका के लोग हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं कि दिलीप जी, अगर भारत में हमें नागरिकता मिल जाती चौथी पीढ़ियों के बाद, तो हम भारत में आगे का जीवन जीना पसंद करते हैं, और हम भगवान का शुक्रगुजार करते हैं कि हमारी 4 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज मजदूर बन के आए थे, जिस मिट्टी से, उस देश के किसी मिट्टी में हमारे जीवन का अंतिम पल गुजरे और हमारी अंतिम सांसें वहां चले। तो आप समझिए कि भारत के प्रति दुनिया के लोगों में क्या ख्याल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में रहने वाले कुछ लोग जो यहीं के आबो हवा में जीते हैं, यहीं के मिट्टी में जीते हैं, यहीं की हवा पानी में सांस लेते हैं, लेकिन भारत के इमेज को खराब करने के लिए कौन ऐसी कार्य नहीं हो सकती है जो वो नहीं करते हैं। हर वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ विदेशी चंदे के लिए। तो जो जयचंदों की बात होती है तो सिंबॉलिक बात है, लेकिन ये सत्य है कि समाज में एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ निज स्वार्थ के लिए भारत के मान सम्मान और उसके इमेज को ठेस पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। यह सही है कि जो भारतीय मजदूर यहाँ से गए, उनको ठग करके भेजने वाले कौन थे? उनके आस पड़ोस के लोग थे, उनके गांव के लोग थे, उनके जानने वाले लोग थे। अंग्रेज उनको ठग करके नहीं ले गए, अंग्रेजों के पास ठग करके ले जाने वाले हमारे ही लोग थे, और उसके जी। बदले में अंग्रेजों से पैसा लेते थे, जो अपने लोगों को ठग करके वहां ले जाते थे। तो ये एक जो नस्ल है ना इस देश में, लंबे समय से रहा है, वर्तमान में ही रहा है। जरूरत है कि हम निजी स्तर पे भी, सब काम सरकार करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम निजी स्तर पे भी अगर हम किसी को जानते हैं, तो भारत के गौरवशाली इतिहास को बताने की जरूरत है। जो नहीं जानते उनको समझाने की जरूरत है। अब आप देखिए एक पुराने इतिहास पे जाकर कि जहां जहां मुगलों का आक्रमण बड़े पैमाने पे नहीं हो पाया, जहां पे मंदिर और बड़े किले नहीं तोड़ पाए हो, जो 500 साल, 700 साल, 1000 साल, 1500 वर्षों से जो मंदिरें खड़ी हैं भारत के, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, राजस्थान के कई हिस्सों में जो रजवाड़े हैं, किले हैं, उन ऐतिहासिक धरोहरों को अगर एक बार विजिट किया जाए और उसके इतिहास को देखा जाए, उसके वास्तुकला को देखा जाए, तब हमें रियलाइज होगा कि भारत का इतिहास कितना समृद्धशाली और गौरवशाली रहा है। दुर्भाग्यवश मुगलों का आक्रमण आप दिल्ली से देखिएगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते पूरब की तरफ गया, यहाँ आपके धरोहरों को तोड़ा गया, यहाँ बड़ी पैमाने पर कन्वर्शन किए गए, धन परिवर्तन कराए गए, तलवार के बल पे कही या किसी जबरन कही, या लोगों ने प्राण के डर से किया या धन के लालच में किया, बड़ी पैमाने पे हुआ। अब आप देखिए कि मुगल आक्रमण आपके भारत के सीमा को पार करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। जी। बर्मा, भूटान, चाइना, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, आज दुनिया ग्लोबल है, किसी को कहीं एक देश से दूसरे जाना आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं इतिहास के समय का, उस समय आप कल्पना करिए कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी, तो शायद हम और आप जिस जगह बैठे हैं, जिस सिचुएशन में बैठे हुए, शायद नहीं। तो हमने अपने पूर्वजों की बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। जरूरत है कि भावी पीढ़ी को हमारे पूर्वजों के बलिदान के बारे में बताने, सचेत
बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, गिरमिटिया इतिहास से एक सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि हमारे पूर्वज यहाँ से नंगे पांव गए, एक धोती लपेट करके गए। कमर में धोती थी तो बदन खुले हुए होते थे, तन पे कपड़े नहीं होते थे, एक वक्त का भोजन भोजन मिलता था, 3 वक्त रहते थे। लेकिन इसके बावजूद सूचना का कोई जरिया नहीं था, अपने देश भारत से, अपने परिवार से संपर्क करने के कोई संसाधन नहीं था। वहां चले जाने के बाद काला पानी की सजा थी। आप कल्पना करिए कि 3 महीने की समुद्री यात्रा, उन्हें पता ही नहीं होता था कि समुद्र कुछ होता था। 3 महीने की यात्रा होगी मॉरिशस को मरीज का। भारत का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि हमारे जी पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी है उन मुगलों के खिलाफ, लेकिन उनको हराने वाले कौन थे? जिस जयचंद की आपने बात किया, समाज में वैसे भी लोग मौजूद थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उन मुगलों का साथ दिया, उन अंग्रेजों का साथ दिया। मुगल और अंग्रेज बाहर से कोई बड़ी सैनिक लेकर के नहीं आए थे, उनके सैनिक में तो भारत के ही लोग थे, हमारे ही लोग थे, जो निजी फायदे के लिए उनका साथ दिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों के बलिदान की सच्ची जानकारी हमारे वर्तमान पीढ़ी को होना चाहिए। गिरमिटिया से एक सीख लेने की बात यह है कि जिस विषम परिस्थिति में वो वहां पे गए, भूखे नंगे की स्थिति में गए, उन्हें 2 वक्त की भोजन भी नसीब नहीं था, तन पे कपड़े नसीब नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन देशों में जाकर के उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दी, तकलीफ सहे, अंग्रेजों के टॉर्चरिंग को सहा, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म को भी बचाए रखा, अपने संस्कृति को भी बचाए रखा। आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि मॉरिशस में जब आप नवरात्रि और शिवरात्रि पे जाएंगे तो हमारे यहाँ जैसे सावन में कांवड़ यात्रा निकलते हैं, वैसे ही मॉरिशस में कांवड़ यात्रा निकलते हैं। वहां गंगा तालाब एक जगह है जहां पे शिवरात्रि के मौके पे पूरे मॉरिशस से लोग कांवड़ लेकर के वहां के मंदिर में आते हैं। वहां एक शिव मंदिर है जिसे दुनिया का 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वहां के लोग उसे ही अपना ज्योतिर्लिंग मानते हैं, कहते हैं कि मॉरिशस का यही ज्योतिर्लिंग है। आप कैरेबियन देशों में जाएंगे, दीपावली और होली इतनी बड़ी पैमाने पे की जाती है, खास करके होली, कि भारत में भी उतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो जितना उन देशों में होता है। आप फिजी में जाएंगे तो हमारे आपकी तरह हिंदी बोलते हुए भारतीय दिखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि हम भारत से किसी दूसरे देश में है। तो यह कैसे संभव हुआ? जब हमारे पूर्वजों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने संस्कारों को, अपने भाषा को नहीं छोड़ा, तब यह संभव हो पाया। उन्होंने आने वाले पीढ़ियों को यह सिखाया कि हमारे पूर्वजों का यही धरोहर है, हमारी यही पहचान है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने धरोहर, सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। आप आज देखेंगे कि भारत में हम आप किसी खास मौके पे पूजा पाठ में बैठते हैं तो नया जींस पैंट और शर्ट पहन के भी बैठ जाते हैं। लेकिन इन देशों में आप जाएंगे तो किसी शादी विवाह में महिलाएं साड़ी पहनेंगी, घघरा चोली पहनती हैं, और पुरुष धोती पहनेंगे, कुर्ता पैजामा पहनेंगे, इसलिए कि उनका मानना है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसे बचाना है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में और हमारे पूर्वजों ने किस संघर्ष को सह करके, किस तकलीफ को सह करके भी उन्होंने सब कुछ बताया। यह हमारे वर्तमान पीढ़ी को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आधुनिक सुख सुविधा तो चाहिए जीवन में, लेकिन हमारी पहचान हमारी विरासत है। और भारत का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, उसे जानने और समझने की जरूरत है। दुनिया से हमें सीखना जरूर है, दुनिया के इतिहास के बारे में जरूर जानना है, लेकिन अपने इतिहास के बारे में खुद को कभी छोटा नहीं समझना है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इतिहास भारत है, जहाँ पे सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक तौर पे हर तरीके से आप कसौटी पे खड़े हैं। इसे सिर्फ जानना और समझने की जरूरत है। जी। जी सर, आपने ये जो इतनी बढ़िया ये पॉइंट उठाया ना, ये मतलब मेरे दिल को छू रहा है। और ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ फिर से इसे आपके ही शब्दों को कोट करके, कि जो सांस्कृतिक विरासत गिरमिटिया लोगों ने उसको कायम रखा इतने टॉर्चर के बाद भी। उन्होंने जो अपने डीएनए में, जो मैंने डायलॉग भी सुना था उस मूवी में आपकी, गिरमिटिया वाली जो शॉर्ट मूवी थी, कि जो हमारे संस्कार हैं, जो संस्कृति है, वो हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है, इसे तो हम भूल नहीं सकते। तो उन्होंने अपने प्राण दिए लेकिन संस्कृति का त्याग नहीं किया, और इसलिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को वो आज भी बचाए हुए हैं। और कितनी आयरोनिकल मतलब सिचुएशन है ये, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कि हमारे अपने देश भारत में हम अपनी संस्कृति का फॉलो नहीं कर पाते ना सर। जब ये मैं देखती हूँ कि ना पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए, जब जैसे कि वेस्ट बंगाल में
वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी जाती है कि नहीं निकालेंगे आप। रामनवमी की यात्रा में यहाँ पर झगड़े हो जाते हैं। ये कह दिया जाता है कि फलाने इलाके से, तो ऐसा लगता है कई बार कि हम भारत में न रहकर किसी और देश में रह रहे हैं, जो हिंदू या जो हम लोग रह रहे हैं। और जो यदि हम लोग अपने धर्म का, संस्कार का पालन करते हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो हमें कह दिया जाता है कि हम कट्टर हैं, है ना? ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अपने देश में मेजॉरिटी में होने के बाद भी हम अपने संस्कारों को, संस्कृति को फॉलो करना हमारे ऊपर कट्टरवाद का लगा दिया जाता है, और एक दूसरी तरफ जहाँ आतंकवाद चल रहा है, उसे पोषित किया जाता है। दुर्भाग्य है कि भारत में सेकुलर नाम का एक शब्द है पीड़ा। जो ये। पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है। और जी, जी। दुर्भाग्यवश सारी राजनीतिक पार्टियां इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। बिल्कुल। बात बाकी इस देश के इतिहास से, इस देश की विरासत से, इसके देश की सांस्कृतिक धरोहर से बहुत मतलब नहीं। उन्हें किस तरह से एक बार विधायक एमपी बन जाना है, किस तरह से 5 साल की सरकार बन जाए, किस तरह से मुख्यमंत्री बन, किस तरह से 5 साल का सत्ता मुझे मिल जाए, ये है। दूसरा जो सांस्कृतिक विरासत, दुर्गा पूजा की बात कही ना, उन देशों में सेकुलर नाम की कोई चीज नहीं है। लोग बड़ी गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं। मॉरिशस के किसी भी हिंदू घर में आप जाएंगे ना, तो हर हिंदू के घर के आंगन में आपको रंग। हनुमान जी की लगी हुई मूर्ति दिखेगी, जय श्री राम का पताका दिखेगा। और संध्या आरती आज भी वहां के लोग करते हैं और दिया जलाते हैं। शायद हम शहर में भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारी कुछ चीजें थी, पूर्वजों की दी हुई चीजें थी, हम भूल गए हैं। लेकिन वहां इतनी सफलता अर्जित करने के बाद भी लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक चीजों को नहीं भूले हैं। और उन्हें कहीं गुरेज नहीं है कि हमें कोई क्या कहे। बड़ी शान के साथ सारी चीजें करते हैं। दूसरा क्या है कि जो आपने कहा ना कि हमारे बच्चे, इसके लिए हमारा समाज भी दोषी है, हमारा परिवार भी दोषी है। जब बिल्कुल। हमारा एक बच्चा, हमारी भावी पीढ़ी घर से निकलता है, किस सिचुएशन में निकलता है, कैसे आता है, वह उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताने के लिए काफी है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जब हमारा जी। गार्जियनशिप मिलना पड़ता है ना, तो हमारी जो बच्चे हैं, जो युवा जनरेशन है, वह समय ही ऐसा होता है कि भटकाव के दौर में होता है। और वह गलत रास्ते की तरफ, उसे वो डिस्को वाला लाइफ स्टाइल पसंद आता है। किसी अच्छे काम पे, पार्टी के नाम पे घर में परिवार का मिलन नहीं, बियर बार में जाना और तमाम तरह की मस्ती करना सोचता है। आप याद करिए, जब हमारा बचपन रहा था, जब हम बचपन में इस चीज को महसूस करते थे कि परिवार में किसी को नौकरी लग गई, परिवार में किसी ने नया बिजनेस कर लिया, तो लोग कहते पार्टी नहीं दोगे भैया, कब मिठाई खिलाओगे। तो यह मिठाई खिलाना और पार्टी देना एक महज बहाना होता था कि अच्छे कार्यों के बहाने हम अपने परिवारों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को घर में आमंत्रित करते थे, कथा कहते जी। थे, तो एक धार्मिक भावनाएं भी बनी रहती थी और मिलने का एक उत्तम जरिया होता था। अब जी। आज देखिए कि हमारे पास आज पैसा आ गया है, समाज में लोगों के पास पैसा आ गया है। तो मैं रहता हूँ मेरठ में, शादी करने जाता हूँ जयपुर। घर है पटना में, शादी करने जाते हैं हिमाचल प्रदेश। घर है दिल्ली में, शादी करने जाते हैं गोवा में। अब शादियां हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर होती थी, ये भी इवेंट्स हो गया और दिखावे का चीज हो गया। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि एक आदमी बिजनेसमैन है या पैसा कमा लिया है, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रहता है और अपने बेटा बेटी की शादी करने के लिए 5 दिन होटल बुक करके चला गया गोवा। उसके हम्म। कितने रिश्तेदार हैं जो उस शादी को अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल। और उस शादियों को आप पूरी तरह से इवेंट मैन, पहले घर के बुजुर्ग शादियों को संभालते थे, आज आपके घर की शादी है, लेकिन वह बाहर की एक कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। आप क्या जी। पहनेंगे वो चूज कर रहा है, आप कैसे मेहंदी लगाएंगे वो चूज कर रहा है, आप कैसे हाँ। डांस करेंगे वो चूज कर रहा है, आपके घर की बहन बेटियां है वो डांस सिखा रहा है, आपको पता ही नहीं। तो ये जो बिल्कुल। पैसों का खेल है ना, हम अपने मूल चीजों से कट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा है तो आपको खर्च नहीं करना चाहिए, जीना तो सबको हक है। बिल्कुल। लेकिन हम अपने मूल चीजों से जो कट रहे हैं ना, ये हमारे पतन का कारण भी है। प्री वेडिंग शूट चल रहा है, आप जाइए वहां भी चलता है। लेकिन प्री वेडिंग के पहले भी समाज में कई तरह की बुराइयां जो शुरू हो गई है ना, जहाँ पे कोई पर्दे नहीं रहेगा। अब हम आप जब इस तरह के लोग कहेंगे तो लोग कहेंगे बहुत पिछड़े ख्याल का आदमी है, बहुत पुरानी बातें कर रहा है, रूढ़िवादी ख्याल का आदमी है, ये आज के समाज से मैच नहीं करता है। समय ये 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है, 20वीं सदी चल रही है, सब चल रहा है भैया। लेकिन जब सांस्कृतिक तौर पे आप पतन हो आपका पतन हो जाएगा ना,
तो आपकी पहचान और आपकी अस्मिता भी खत्म होगी। दुनिया के जितने भी प्रगतिशील देश है, जितने विकासशील देश है, आप देखिए वहां जो लोग जीवन जीते हैं उनका इतिहास रहा है, उनका जीवन शैली हो रहा है, उनके यहाँ कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे हमारे लिए थोड़ा अजीब बात है ये, हमारे इतिहास में हमारी संस्कृति में ये नहीं रहा है। तो सोचना हमें आपको भी है कि इसकी शुरुआत है, हमें घर से भी करना है, अपने समाज से भी करना है, हमारे जो रिश्तेदार है उनको भी बताना है कि भैया आप जो कर रहे हो सोचो कि आप क्या कर, सोचो आप बिल्कुल। क्या कर रहे हो। मैं मानता हूं कि समाज में आज भी वैसे कई परिवार हैं, एक एक शादियों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं सिर्फ यह दिखावेपन में कि हमने अपने बेटा बेटी की शादी गोवा में की, या हिमाचल प्रदेश में किया, कुल्लू मनाली में किया। खाने के आइटम में 150 तरह के वैरायटीज थे, इतने वीआईपी गेस्ट हैं। अरे भैया 150 वैरायटी कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। पैसे है, खाने भर के चीजें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने धन दिया तो समाज में बहुत पैसे परिवार और माँ बहने या गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, जो आपके खाने का 5 मेनू हटा दिया जाए तो 5 बेटियों की शादी हो सकती है। लेकिन यहां बिल्कुल तक सोचने वाला कोई नहीं है इस समाज में। दिखावटीपन ने हमें व्यवहारिक तौर पे अंधा बना दिया। मैं एक लाइन यही। खोखला बना दिया सर। सच्ची कहूँ तो ना, धन कमाने की होड़ ने और इस प्रदर्शन, मतलब सही है कि आप अपनी खुशियां मनाइए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में तो हम दखल नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है वो यही कुछ आता है कि ना, सांस्कृतिक जो कहते हैं ना, धरातल से हम खोखले होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। आप गली मोहल्ले देखे ना, छोटे शहरों में बच्चे अधिकतर जो भी है, तो उसमें ये है कि सारे बढ़िया जो अच्छे पढ़े लिखे निकल रहे हैं, तो सारे जॉब करने वाले, तो वो या तो गुड़गांव में मिलेंगे या फिर मिलेंगे बेंगलोर में या फिर गांव भारत के से बाहर। पलायन की स्थिति और जो देखिए कि हमारे इससे शहर है, मोहल्ले, वो खाली होते जा रहे हैं, है ना। वही और जो कह रहा हूँ हमारे कि परंपरागत काम भी खत्म होते जा रहे हैं सर, खोखलापन एक आ गया है। देखिए भारत कभी भी आर्थिक तौर पे दिवालिया क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी एक बार सोचने की जरूरत है। हमारे जी। पूर्वजों ने जो वर्ण व्यवस्था करके रखा था, आज पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे कास्टिज्म में बांट हम्म, करके समाज में इतनी द्वेष फैला करके रखी है कि हम एक दूसरे से कास्ट के नाम पे लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी अपने कर्मों के हिसाब से था, और ये इकोनॉमिकल साइकिल था जो चलता था। हम्म। हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक जो नाई था जो हेयर कटिंग का काम करता था, अगर वह करता था तो उससे परिवार चलता था, और एक गांव के पूरे गांव के लोग, गांव के एक दो नाई परिवारों पे होते थे, उनके जो भी नाई का काम हो क्या जाना। एक दर्जी होता था तो पूरे गांव के कपड़ा को सीता था, लोग उसके पास जाते थे। किसान होता था, खेती में अनाज उगाता था तो अपना मोदी का दुकान लगाता था, परचून का दुकान लगाता था, बेचता था, करते थे। तो हम एक दूसरे पे वर्ण व्यवस्था में टिके हुए थे, और ये वर्ण व्यवस्था हमारे रोजगार का एक साधन था, और ये एक कैपिटल हम्म। साइकिल था। हम कभी भी कंगाल नहीं हुए। हमारे पास ईश्वर ने भारत भूमि पे इतनी समृद्ध संपदा दी है कि हमें दुनिया में कहीं देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम हर छोटी छोटी चीजों पे मल्टीनेशनल कंपनियों पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। अब जी। आप देखिए कि आस पास में हमारे आपके राशन के दुकान होते थे, खुले चावल मिलते थे, आटा मिलते थे, दाल मिलते थे। तो हम मोदी दुकान पे जाकर के भी मोल भाव कर रहे थे, भैया 40 रुपए चावल कर रहे हो तो महंगा, 38 रुपए आप दो, 35 रुपया दो। तो कहता था बाबू नहीं पोसा रहा है, चलो ठीक है 1 रुपया कम कर दिए। और आप देख के पसंद करके लाते थे, अपने चॉइस का, अपने बजट का। आपके गली मोहल्ले के 5 परिवारों का उससे राशन चलता था। आज ये सारी चीजें कंपनियों के पैकेट में बंद होके आ गया, और उस पे वो जो एमआरपी लिख देते हैं वही उसका रेट है। आप वहां बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अब आप दाल लेने जाइए, भैया चना का दाल जी हाफ केजी चाहिए, 1 केजी चाहिए, 1 केजी का पैकेट आपको पकड़ा देता है। जो लूज मार्केट में आपको 90 रुपए किलो मिलेगा, वो 140 रुपए किलो वहां मिल रहा है। आप वहां कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो ये समाज इतना तेज गति से जो बदल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के आर्थिक तौर पे कमजोरी के तौर पे उभर रहा है, आर्थिक तौर पे चुनौती के साथ तौर पे उधर रहा है। और कई तरह की चीजें हैं जिसमें सामाजिक चिंतन और चर्चा की जरूरत है कि हम कैसे इस पे काम करें। समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो सुविधा संपन्न लोग हैं, उनको सोचने की जरूरत है। हम आप जैसे लोग अपने जीवन के संघर्षों से नहीं निकल पाते हैं, सच बात यही है। हम आप जैसे लोग सुबह से शाम तक इसमें भी संघर्ष रहते हैं कि भैया हमारा घर अच्छा। परिवार संसार कैसे चलेगा। इस बीच में हम ये काम कर रहे हैं। तो जो लोग ईश्वर ने जिन्हें संपन्न बनाया है, अगर अपने जीवन का 5% भी सामाजिक
चिंतन में और सामाजिक कार्यों में और समाज के उत्थान के लिए सोचे तो इस देश में बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा सोचने वाले लोग नहीं है। जिनके पास पैसे हैं, जिन्हें संपन्नता, वो सोचते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बस जाऊं, मैं कनाडा में चली जाऊं, हमारे बच्चे वहां पढ़ाई लिख कर ले, वहीं पे सारा चीज हो जाए, और यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। तो ये जो खाई है ना, और ये मानसिक दिवालियापन इसको कहते हैं। शिक्षा ग्रहण करना गलत नहीं है, पैसा अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन विरासत को ठेंगा दिखाना जो है ना, ये अपने जड़ों आप से में। उखड़ना गलत है, जड़ों से उखड़ना। जी सर, ये जो आपने बात कही ना, सही में बिल्कुल, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। यदि कोई सुनेगा, हमारे जो भी सुनेंगे ऑडियंस या जो लोग, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, तो यहाँ उनकी जानकारी के लिए ये भी मेंशन कर दूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है। लॉर्ड मैकॉले ने खुद कहा था, उसका ऑन रिकॉर्ड आता है हिस्ट्री में, आपको तो पता होगा सर, कि उसने कहा था कि हिंदुस्तान, और उससे पहले भी जो हिस्टोरियंस आए थे इंडिया में, उन्होंने कहा कि भारत में कोई भिखारी ही नहीं दिखता, और भारत पर शासन करना बहुत मुश्किल है, लॉर्ड मैकॉले ने कहा था। और यही कारण था कि उसने यहाँ की सबसे कहा, यदि यहाँ पर राज करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। और ये जो क्लेरिकल यानी कि क्लर्क पैदा करने वाली जो थी ये शिक्षा व्यवस्था जो हमारी शुरू हुई थी अंग्रेजों ने। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है जब बहुत सारे ऐसे आजकल के जो आधुनिक विचारधारा के जो लीडर्स हैं, जिनका इतिहास के बारे में, भारत की जड़ों के बारे में ज्ञान बिल्कुल शून्य है, शून्य है ना, और वो कहते हैं कि अंग्रेज ही तो यहाँ तरक्की लाए थे। उन लोगों का कहना यह है कि अंग्रेजों की वजह से तरक्की आया। अभी आज सुबह ही मैंने एक कमेंट पढ़ा एक उनका, कि लोगों के मानसिक दिवालियापन की आपने बात की ना, तो एक ने कमेंट डाल रखा था, एक किसी ने ऑनलाइन जो है, कि कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री, यहाँ मैं वैसे पार्टी की बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसने ऐसे ही लिख रखा था तो उसको कोट कर रही हूँ मैं। तो उसने कहा कि दो प्रधानमंत्रियों ने मतलब अपनी जान दे दी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बेमतलब सड़क पे यदि कोई मर जाए तो वो योगदान नहीं कहलाता। सेक्रीफाइस वो होता है कि जब अपना जीवन का एक एक सांस आप अर्पित करते हो और देश के लिए कुछ करते हो। तो ये लोगों की जो मानसिकता, जैसे हमेशा कहती हूँ सर मैं, जैसा खाए अन्न और वैसा बने मन, तो ये आज हम देखने को मिल रहा है ये कलयुग में, ये मैं ब्रांडेड कल्चर है ना। अपने अंतिम बातों के साथ आज यहीं पे खत्म करूंगा कि किसी जी समाज को और देश को बर्बाद करना हो तो उसे आप सांस्कृतिक तौर पे बर्बाद कर दीजिए, उसकी युवा पीढ़ी को उसको सांस्कृतिक जड़ से काट दीजिए, वह देश व समाज ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस देश और भारत वर्ष के खिलाफ आज नहीं, सदियों से यह जो रचना, बाहरी ताकत से कहिए, आप देश के दुश्मनों से कहिए, रची जा रही है आज से लंबे समय से, कि किस तरह से यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक धरोहर से काटा जाए, उन्हें बर्बाद किया जाए, उनसे अलग किया जाए। तो उनकी यही मानसिकता रहती है कि ऐसे करने से भारत को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है वह इतना मजबूत है, हमारे रगों में उनके खून दौड़ रहे हैं। यह इतना आसान नहीं किसी के लिए। भारत के दुश्मनों को यह सोचना चाहिए कि भारत कोई मिट्टी का घर नहीं है कि उसको तोड़ देंगे, कर देंगे। हाँ ठीक है, हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी जो वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसे हमारे गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना होगा। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, और हमें हमेशा अपने इतिहास पे गौरव बोध फील करना होगा। तो हमें दुनिया में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपकी इजाजत हो तो आज की बातचीत को यहीं पे हम लोग जी सर, विराम दें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो ये ज्योत आपने जलाई है, आशा करती हूँ कि ये आगे जलती रहेगी, जैसे कहते हैं ना अखंड ज्योति की तरह से। और जो ज्योत आपने जलाई है वो आगे बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को पहुंचेगी। और उस उजाले से आई थिंक कि आपका जो ये फाउंडेशन है, जो या जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपको सहयोग मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों का, और आप उसमें सफल रहे। और जो हमारा देश है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो हमेशा आगे उसकी पताका बढ़ती रहे, लहराती रहे। इसी के साथ विदा लेती हूँ, बहुत फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय भारत।